नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम उसी पाठ का अध्ययन करेंगे जिस पाठ का अध्ययन हम पिछली 2 कक्षाओं में कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताएं कि हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे थे उसका नाम क्या था। जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो उसका जो नाम था वो था बचपन, और उसकी लेखिका का क्या नाम था। हाँ जी, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, तो आपको याद है। तो जो बचपन पाठ जिसका हम अध्ययन कर रहे थे उसकी लेखिका का नाम था कृष्णा सोबती। तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताएं कि पिछली कक्षा में लेखिका ने किन किन चीजों के बारे में हमें बताया था। आप इन तस्वीरों का सहारा ले सकते हैं और आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि उन्होंने किन किन चीजों के बारे में हमें बताया था। अपने जो बचपन के संबंधी जो उनके अनुभव थे वो क्या क्या बताया था उन्होंने, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। बहुत अच्छे। तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि किस प्रकार से उन्हें शनिचरवार को, मतलब शनिवार को, उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्ट्रोल ऑयल पीना पड़ता था। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो उनके बचपन के समय में और हमारे बचपन के समय में जो बदलाव आ चुका है और किस प्रकार से अंतर बढ़ता जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी दी थी। तो उन्होंने उसमें बताया था कि किस प्रकार से ग्रामोफोन उस समय में होते थे, लेकिन आजकल अब हमारे पास रेडियो और टेलीविजन आ गए हैं, और किस प्रकार से समोसे की जगह और समोसे कचौड़ी की जगह अब पैटीज आ गई हैं। और इसके साथ साथ भी उन्होंने अन्य उदाहरण देकर हमें बताया था कि किस प्रकार से उनके बचपन के समय और हमारे बचपन के समय में अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में भी हम बचपन जो हमारी संस्मरण है, जो जो संस्मरण विधा में लिखा गया है, तो उस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। और इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती जी। और इसमें हम देखेंगे आगे कि आगे जो लेखिका है वो अपने बचपन से संबंधित हमें कौन कौन सी घटनाओं से परिचित करवाती हैं, और हमें इसके अलावा वो अपने बचपन के कौन कौन से अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगी। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे कहानी में या आगे पाठ में क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थियों मैंने आपके समक्ष कुछ तस्वीरें रखी हैं, उनको लगाया है। तो आपको इन्हें बताना है और आप मुझे बताएं कि आप इन तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर कुछ फल की तस्वीरें हैं, जैसे कि पहले और दूसरी तस्वीर में जो बेरीज होती हैं उनके कुछ उसी प्रकार की तरह आपको कुछ फल दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर भी एक प्रकार का फल है, और यहाँ पर कुछ चॉकलेट की तस्वीरें हैं। तो आप अब अपनी कल्पना का सहारा लेते हुए मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे लेखिका हमें अपने बचपन की किन चीजों के बारे में बताएंगी। जी विद्यार्थी। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो वो हमें बचपन में, आपके अनुसार वो हमें बचपन में जो वो चीजें खाया करती थी और चॉकलेट जो उन्हें चीजें पसंद थी उसके बारे में अब वो बताएंगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि लेखिका हमें किन किन चीजों से परिचित करवाती हैं और वो आगे हमें क्या बताती हैं। तो ये है हमारा पहला गद्यांश। तो अब इसे मैं पढ़ूंगी और अब सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ में आप भी इसे पढ़िएगा। तो अब लेखिका हमें बताती हैं कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, पर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी। रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में हम उसे खा लेते। तो विद्यार्थियों, आपने अब इसे साथ साथ में पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर आपको कुछ जो शब्द आप जिनसे आपने पहले नहीं आप कभी आपने सुने हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको कठिन लग रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने उन शब्दों के अर्थ में सबसे पहले आपको बताऊंगी कि उन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर जो शब्द है, जैसे कि
काफल, यहाँ पर है काफल और चेस्टनट और कसमल। तो ये सब जो शब्द हैं वो आपके लिए कुछ नए शब्द होंगे या फिर इन फलों के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें हमने पहले देखी, तो ये उन्हीं तस्वीरों, ये उनकी ही तस्वीरें हैं। जैसे जो चेस्टनट होते हैं वो इस प्रकार के दिखते हैं कुछ, तो इन्हें आग में भुना जाता है और फिर इनके छिलके उतार कर इन्हें खाया जाता है। और जो यहाँ पर लिखा है काफल, तो वो काफल एक प्रकार का ऐसे छोटे छोटे से बेल की तरह वो होते हैं, तो इन्हें हम काफल कहते हैं। ये शिमला में बहुत मशहूर होते हैं। और ये कसमल जो ऐसे नीले से रंग के होते हैं। तो ये तीनों ही खाद्य पदार्थ की चीजें होती हैं जो लेखिका अपने बचपन में खाया करती थी। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखिका हमें किन चीजों से परिचित करवा रही है, वो हमें यहाँ पर क्या बताती है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तो बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, जैसे कि आप सबने बताया, अब लेखिका हमें बताती हैं कि जो बचपन में वो चीजें खाया करती थी और जिन चीजों को उन्हें शौकीन थी, वो उन चीजों के बारे में वो बताती हैं। अब वो सबसे पहले हमें बताती हैं कि जो चॉकलेट है, चॉकलेट खाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसलिए वो बताती हैं कि चॉकलेट खरीदने की उन्हें जो अनुमति थी वो सिर्फ हफ्ते में एक बार थी, कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खरीद सकते थे। और उसके बाद वो कहती हैं कि यदि मैं बात करूं जितने भी उनके घर में बच्चे थे, तो सबसे ज्यादा जो चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक होता था वो लेखिका के पास ही होता था। और वो लेखिका क्या करती थी, हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में भी या फिर हमारे भाई बहन भी कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो उस समय चीज नहीं खाते, वो बाद में ऐसे मजा ले लेकर और धीरे धीरे उस चीज को खाते हैं जब सबकी चीज खत्म हो जाती है। जैसे चॉकलेट अगर सब में ऐसे बांटी हो, तो जब सबकी चॉकलेट खत्म हो जाएगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अंत में ही उस चॉकलेट को खाएंगे बाकी सबको चिढ़ाते हुए। तो लेखिका भी इसी प्रकार से करती थी, कि लेखिका वो बताती है कि वो खड़े खड़े कभी भी चॉकलेट नहीं खाती थी। वो घर वापस आकर उसे साइड टेबल पर रख देती थी और रात को खाने के बाद, जब वो रात का खाना खा लेती थी, उसके बाद वो मजे मजे से उसे खाती थी। और इसके बाद वो बताती हैं कि चॉकलेट के अलावा उन्हें जो काफल थे शिमला के और जो कसमल थे, तो वो उन्हें बहुत ज्यादा उनकी याद आती है, क्योंकि वो कहती है कि उन्हें सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और वो इसी के साथ साथ बताती है कि किस प्रकार से उन्हें चेस्टनट भी बहुत ज्यादा पसंद थे। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से चार चीजों के बारे में बताती है: चॉकलेट, काफल, कसमल और चेस्टनट। तो जो रसभरी और गुलाबी चेस्टनट थे, तो इन सब के बारे में वो हमें बताती हैं कि किस प्रकार से इन चीजों को खाने की वो बहुत ज्यादा शौकीन थी। तब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिस प्रकार से लेखिका ने अपने बचपन की पसंदीदा खाद्य वस्तुओं के बारे में बताया है, कि उन्हें कैसे चॉकलेट, टॉफी और अन्य खाद्य पदार्थ खाने पसंद है, तो आपको भी अपने अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ के बारे में बताना है कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें थी बचपन में जिन्हें आपको खाना या फिर जिन्हें आप खाना या फिर पीना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। जी विद्यार्थी, आप अपने उत्तर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें बचपन में खाना पसंद था। बहुत अच्छे। हाँ जी, तो बहुत अच्छे। तो जैसे कि मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे जो नीले रंग का लेस का पैकेट आता है, वो मुझे बहुत खाना पसंद था और वो मैं इतना ज्यादा खाती थी, और बल्कि आज तक भी मैं उसे बहुत ज्यादा खाती हूँ, क्योंकि वो मेरी पसंदीदा चीज है। और इसी के साथ साथ एक बचपन में हमारे समय में एक फ्रूटी आती होती थी, वो जेली टाइप, मतलब जेली की तरह वो होती थी एक। तो इस प्रकार में वो आती थी कि वो मोबाइल की तरह उसका ऐसे ढांचा सा होता था, और उस मोबाइल के ढांचे में ही उन्होंने जेली को भर रखा होता था। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मैं इसे बहुत ज्यादा इस जेली को खाती थी। तो ये जो कुछ चीजें थी ये मुझे पसंद थी। और जैसे कि आप सबने भी बताया कि कई बच्चों को कुरकुरे पसंद थे और कई बच्चों को फ्रूटी पसंद थी और कुछ बच्चों को कोई फल खाना पसंद है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे सबके जो पसंदीदा चीजें हैं वो अलग अलग हैं, और कैसे हमें बचपन में और बल्कि आज तक भी हमें अलग अलग चीजों को और पीने का शौक रहता है। तो लेखिका ने भी इसी प्रकार से
अपनी जो उनकी मन पसंदीदा चीजें हैं उनके बारे में हमें बताया था। तब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके समक्ष ध्यान से संबंधित एक प्रश्न है कि लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इनमें से कौन सा आएगा? बहुत अच्छे, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 1 बार। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब आगे लेखिका हमें क्या बताती है। तो अब मैं इसे पढ़ती हूँ और आप भी साथ साथ में इसे पढ़िएगा। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया, तो पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, आपने इस गद्यांश को पढ़ा और मैंने भी पढ़ा। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको कठिन नजर आ रहे होंगे, तो मैंने उनमें से कुछ शब्द, जो नए शब्द मुझे लगा कि आप उनसे परिचित नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ उन शब्दों के अर्थ को लिखा है। जैसे पहला शब्द है निरा। तो निरा का अर्थ होता है जिसमें मिलावट ना हो, मतलब जो बिना मिलावट की जो चीज हो उसे हम निरा कहते हैं। और फिर होता है तिरछा। तो तिरछा मैं आपको इस तस्वीर में दिखाती हूँ, जो नीचे से इस प्रकार का होता है। जैसे ये जो हम अगर इस प्रकार से बनाए तो ये जो भाग होता है इसे हम तिरछा कहते हैं, ठीक है, जिसे विकर्ण भी कहा जाता है। और फिर है पुड़िया, जो किसी भी वस्तु को विशेष प्रकार से ऐसे लपेट देना जैसे वह बंद हो गई हो। तो पुड़िया हम देखते हैं कि हमारे पास जो पुराने कागजों के साथ पुड़िया बनाई जाती हैं, तो वो जो चना और जोर गरम, तो वो इस प्रकार की पुड़िया जो इस तस्वीर में दिखाई गई है, इस प्रकार की पुड़ियों में वो दी जाती थी। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखिका हमें क्या बता रही है कि वो किन चीजों के बारे में हमें, बचपन के किन अनुभवों के बारे में हमें बताती है। जी विद्यार्थी जी, बहुत अच्छे। तो वो अपने जो उनके घर के पास या फिर उनके इलाके में जो चना जोर गरम या फिर जो अनारदाने थे, जो चूरन उसका बिकता था, उसके बारे में वो बताती थी कि किस प्रकार से उन चीजों को वो आज तक भी याद करती है। तो वो बताती है लेखिका हमें कि जो चने जोर गरम और अनारदाने का जो चूरन था वो उन्हें आज तक भी याद है। वो कहती है कि जो चने जोर गरम थे उसकी जो पुड़िया थी वो आज तक भी मिलती हैं और उसे हम देखते हैं। लेकिन वो कहती है कि पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया को, जो इस पुड़िया में उन्होंने चने जोर गरम डाले होते थे, वो उसमें मिला मिलावट किए ही इस जो पुड़िया थी उनको बनाया जाता था। और वो कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार से बनाया जाता था कि ऊपर से जो उसका ऊपर वाला मुंह होता था पुड़िया का, उसे खुला रखते थे, जिससे कि जो चने थे वो आसानी से हम हाथ पर डाल सकते थे। और वो कहती है कि उस समय में एक उनके कोई फिल्म आई हुई थी और उसमें इस चना जोर गरम से संबंधित ही ये गाना था। तो वो कहते हैं कि उस समय ये चना जोर गरम इतना ज्यादा मशहूर था कि हर व्यक्ति को, जब वो गाना आया था इससे संबंधित, तो हर स्कूल के बच्चे को और हर व्यक्ति को वो गाना याद था। और वो कहती हैं कि जब बच्चे इस पुड़िया पर तेज, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो उस पुड़िया पर तेज मतलब नमक और मिर्च मसाला वो बहुत ज्यादा मात्रा में डलवाते थे। और वो कहते हैं कि इस पुड़िया में इतनी ज्यादा मात्रा में वो चीज हमें चना चना पापड़ी देते थे कि जब वो घूमते थे मैदान में तब तक वो पुड़िया खत्म नहीं होती थी। तो जो उनके बचपन में हम ऐसे देखते हैं कि अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारे बचपन में ही मिलती थी और आज के समय में वो नहीं मिलती हैं। जैसे बचपन में हमारे घर के आसपास एक अंकल आते होते थे। वो अंकल एक पापड़ सा लेकर आते थे, वो बहुत बड़ा पापड़ होता था और उस पर वो चटनी डालकर देते थे। लेकिन आज के समय में मैं वो अंकल को, या फिर वो
उस तरह के जो वो पापड़ वो बेचते हैं, उन पापड़ को मैं आजकल के समय में नहीं देखती हूँ, क्योंकि अब वो बिकना बंद हो गए हैं शायद। तो इसी प्रकार से अब जो लेखिका है वो भी इसी प्रकार से बताती है कि जो चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण है, अब वो उसमें से जो अनारदाने का चूर्ण है अब वो उनसे नहीं देखती हैं, बल्कि जो चना जोर गरम है वो आज तक भी उसकी पुड़ियों को देख पाती हैं। तो वो उनके समय में जो चीजें मशहूर थी और जिन चीजों का उनके जिनको वो पसंद करती थी खाना, तो उसके बारे में यहाँ पर वो बता रही हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है और आगे लेखिका अपने बचपन के बारे में हमें क्या बताती है। और उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ शब्द आपके समक्ष यहाँ पर लिखे हैं, तो अब आपको मुझे बताना है कि इनके विलोम शब्द कौन से होंगे। तो पहले आप मुझे बताएं कि विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं। जी, तो विलोम शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थी शब्द होते हैं, जैसे जिनका अर्थ जो होता है उल्टा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं एक तरफ दिन है, तो उसका विपरीत अर्थी शब्द क्या होगा, रात। तो ये जो विलोम शब्द होते हैं ये उल्टे शब्द होते हैं, जिसे हम विपरीत अर्थी शब्द भी कहते हैं। तब आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर मैंने कुछ आपके गद्यांश में से शब्द लिखे हैं, तो इनके विलोम शब्द क्या होंगे। तो जैसे सबसे पहले है आपके पास गरम, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। बहुत अच्छे, तो इसका विलोम शब्द होगा ठंडा। और इसके बाद है पुराने, इसका क्या होगा, नया। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। और फिर तीसरा शब्द है नीचे, इसका विलोम शब्द क्या होगा, ऊपर। बहुत बहुत अच्छे विद्यार्थियों, आपने एकदम अच्छे से और ठीक उत्तर दिया है। और फिर है आसान, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, मुश्किल। बहुत अच्छे, तो बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, तो ये एकदम आपने जो विलोम शब्द बताया वो एकदम ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि हमारे पाठ से संबंधित है। तो आपको बताना है कि लेखिका कहती है कि चने की पुड़िया अब के समय में देखने को नहीं मिलती, तो ये कथन सत्य है या असत्य। जी विद्यार्थियों, तो ये जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि लेखिका बोलती है कि जो चने की पुड़िया हैं वो आज के समय में भी हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर वो बताती है कि जो चने की, ये देखो, जो चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह आज भी नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पुड़िया थी चने जोर गरम की वो आज भी लेखिका को देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि लेखिका अपने बचपन के बारे में और क्या बताती है। तो अब मैं इसे पढ़ूंगी और आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ में इसे पढ़िएगा भी, ठीक है। तो छुटपन में हमेशा शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। उनके बाद फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु ईश्वर स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताएं कि आपको अवश्य ही कुछ कठिन शब्द नजर आ रहे होंगे। आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कठिन शब्द कौन कौन से नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा वरना मैंने यहाँ पर कुछ शब्द आपके लिए लिखे भी हैं, जैसे कि छुटपन का अर्थ होता है बचपन, जिसे हम बचपन कहते हैं तो उसे हम छुटपन भी कहते हैं। और फिर हष्ट पुष्ट का अर्थ होता है हट्टा कट्टा या फिर बहुत ही मजबूत, ताकतवर। फिर गूंज का अर्थ होता है गुंजार करना, मतलब कि बहुत तेज आवाज जब किसी चीज की आती है तो उसे हम गूंज कहते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखिका हमें किस बारे में बता रही है, कि अब वो किस अनुभव के बारे में या फिर अपनी किस घटना के बारे में हमें यहाँ पर परिचित करवा रही है। जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अब लेखिका हमें जो उनका शिमला रिज है उसके बारे में बताती है कि बचपन में उन्होंने एक स्थान है उनके घर के पास शिमला रिज, तो इस स्थान पर वो कहती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मजे किए हैं जब वो बचपन में थी।
वो कहते हैं कि उन्होंने वहां पर घोड़ों की सवारी की है, और कभी कभी तो वो कहते हैं कि घोड़ों की सवारी की है, और लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो इन घोड़ों को बहुत ज्यादा उन पर हंसते थे, और उन्हें उन्हें ऐसा लगता कि ये घोड़े तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इनसे तो क्या ही कुछ होगा, तो वो इन पर हंसते भी थे। और वो ये भी बताती हैं कि घोड़ों की सवारी करना शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल ही जाता था। और इसके साथ साथ वो बताती हैं, लेकिन जब वो ननिहाल जाती थी, जब वो शिमला में होती थी तो तब वो घोड़ों पर हंसती थी, लेकिन जब वो अपनी नानी के घर जाती थी तो वहां के घोड़े देखकर वो मतलब वो कहती थी कि वहां के घोड़े जो थे वो बहुत ही हट्टे कट्टे और वो हष्ट पुष्ट थे, मतलब कि हट्टे कट्टे और ताकतवर घोड़े थे, और वो बहुत ही खूबसूरत लगते थे जो घोड़े थे वहां पर। और फिर वो बताती हैं कि शाम को वो रंग बिरंगे गुब्बारे देखती थी, और एक जाखू का पहाड़ था वहां पर शिमला में, और उसके ऊपर एक चर्च बना हुआ था। और वो कहती है कि चर्च की जो घंटियां होती थी, जब वो बजती थी तो उनकी गूंज तो जो थी वो दूर दूर तक फैल जाती थी। और लेखिका बताती है कि उन्हें उसकी गूंज सुनकर इतना ज्यादा उन्हें शांति मिलती थी, और ऐसा लगता था कि जैसे प्रभु जो यीशु हैं वो ही स्वयं कुछ हमें बताना चाहते हैं और वो ही कुछ कहना चाहते हैं। मतलब जो उसकी घंटियां थी, लेखिका को बहुत अच्छी उसकी ध्वनि लगती थी, और वो उन्हें सुकून देती थी उनके मन को। तो यहाँ पर लेखिका ने जो शिमला रिज पर वो उनका जो अनुभव रहा था उसके बारे में वो बताती है। तो अब आप मुझे बताएं कि जैसे लेखिका ने चर्च के बारे में बताया है कि जब वो चर्च की घंटियों को सुनती थी तो उन्हें कैसा महसूस होता था, तो आप भी अपने किसी भी धार्मिक स्थान पर जब आप गए हो, आपको कैसा आपका अनुभव रहा वहां पर, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता है। जी विद्यार्थी। तो यदि मैं आपको अपना बताऊं तो मैं अक्सर बहुत सारे ऐसे मंदिर में, गुरुद्वारे में और चर्च में, तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां पर बहुत ज्यादा शांति मिलती है। जैसे चाहे वहां पर पाठ लगा हो और मंदिर में भजन मतलब लोग गा रहे हो, तो मुझे वहां पर ऐसे एक प्रकार की शांति मिलती है। मतलब ऐसा लगता है कि सारी टेंशन को भूलकर वहां पर ऐसे शांति से बैठना, मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे मन को सुकून मिलता है वहां पर जाकर, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर। तो मुझे धार्मिक स्थलों पर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर एक अलग ही प्रकार का सुकून और एक अलग ही प्रकार की शांति हमें महसूस होती है। तो आप सभी ने भी जैसे लिखा है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको शांति मिलती है, आप टेंशन से दूर हो जाते हैं वहां पर। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमें वहां पर बैठकर भजन सुनकर, पाठ सुनकर हमें हमेशा शांति मिलती है, और एक अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस वहां पर होता है। तो इसी प्रकार से लेखिका को भी जब वो घंटियों की आवाज सुनती थी चर्च की, तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और उसे एक शांति महसूस होती थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो लेखिका को अब आपने मुझे बताना है कि लेखिका किसकी घंटियों की गूंज दूर दूर तक जाती थी, मंदिर की, स्कूल की, या फिर चर्च की। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है चर्च की घंटियों की। तो आपने सबने एकदम सही उत्तर बताया है। तो विद्यार्थी अब हम देखेंगे कि हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा। तो हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं उसका जो नाम है वो है बचपन, और उसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती जी। और इसमें हमने आज की कक्षा में देखा कि लेखिका कौन कौन से कार्य करती थी, मतलब उन्हें कौन कौन सी खाने की चीजें पसंद थी, जैसे उन्हें चॉकलेट, चेस्टनट, फिर काफल के फल, तो ये सब चीजें खाना उन्हें बहुत पसंद था। और इसके बाद वो ये भी बताती है कि कैसे उन्हें, मतलब जो घंटियां थी, चर्च की घंटियां, उसकी आवाज उन्हें अच्छी लगती थी, और इसी के साथ साथ वो अन्य चीजों के बारे में बताती है कि जो उन्हें चीजें करना बचपन में पसंद था। तो अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न है, आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लेखिका को बचपन में हफ्ते में केवल एक बार चॉकलेट खरीदने की क्यों छूट दी थी? आपको क्या लगता है? जी। तो हम देखते हैं कि लेखिका को केवल एक ही बार जो चॉकलेट खरीदने की छूट थी, क्योंकि लेखिका, एक तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो पैसे हैं वो उससे बचाना चाहते थे और ज्यादा वो खर्च नहीं करना चाहते थे। और वो कहते हैं कि इसी के साथ साथ लेखिका को बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना पसंद था। तो यदि वो ज्यादा चॉकलेट खाती और उसे इस बात की पाबंदी ना लगाई जाती कि आपको सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीदनी है, तो उन्हें वो उसे खरीदती रहती और खाती रहती, जिस कारण की उसमें
बाद में उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ता उसका। तो अब आप मुझे बताएं, दूसरा प्रश्न है कि चर्च की घंटियां सुनकर लेखिका को कैसा लगता था? जी विद्यार्थी, बहुत अच्छे। तो उन्हें शांति मिलती थी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ईश्वर यीशु ही उनसे कुछ कह रहे हैं। और तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि लेखिका को बचपन में कौन से फल बहुत पसंद थे? जी विद्यार्थी, बहुत अच्छे। तो उन्हें चेस्टनट, काफल और कसबर के जो फल थे वो बहुत ही अच्छे लगते थे। तब आपके समक्ष यहाँ पर गृह कार्य है, तो आपको इसे अपनी कॉपियों में उतार लेना है। तो सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो और उस पर निबंध लिखो। मतलब आपको कि 1935 और 40 में शिमला की क्या स्थिति थी, आपको उसके बारे में जानना है और आपको उस पर निबंध लिखना है। और इसी के साथ साथ दूसरा कार्य आपका यह है कि लेखिका के संस्मरण में घोड़ों की सवारी की बात की है। आप भी अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव का वर्णन करें जहां आपने किसी प्रकार की सवारी की हो, मतलब अलग अलग जानवरों की सवारी की हो, तो आपने भी उसके बारे में बताना है। तो यह आपका गृह कार्य, आपको इन दोनों गृह कार्यों को पूरा करना है और आप मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही आपको भेजी हुई है। तो आप ये गृह कार्य करके उस पर भेज दें और फिर मैं चेक करूंगी कि आप सबने ठीक किया है और आपने क्या किया, अपने अनुभवों को साझा किया। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।